नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी खबरों को एक्सप्रेस अंदाज में। मैं हूं अश्विनी मिश्र। देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, टीम इंडिया की भावना तभी मजबूत होगी जब केंद्र और राज्य एक दूसरे के सहयोगी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय से ही बड़ी से बड़ी चुनौती को हल किया जा सकता है। केंद्र सरकार इसी मंत्र से आगे बढ़ रही है, जिससे पूरे देश को इसका लाभ मिल रहा है। कोरोना काल में मार्च 2020 से लेकर अप्रैल 2022 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के साथ 20 बैठकें की, ताकि सभी मिलकर इस महामारी से लड़ सकें। राज्यों के साथ केंद्र का यही समन्वय दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण के सफल क्रियान्वयन में भी काम आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीम की इसी भावना के तहत किसानों की आय में सुधार, महिला विकास, पर्यटन, संस्कृति, खेल और ई गवर्नेंस जैसे विभिन्न मुद्दों पर राष्ट्रीय सम्मेलनों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की गई। 2014 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात पर जोर देते रहे कि जब तक केंद्र और सभी राज्य मिलकर साथ नहीं चलेंगे, तब तक देश का संपूर्ण विकास संभव नहीं है। उत्तर पूर्व के राज्य जहां विकास की दौड़ में पहले पिछड़े रहते थे, वहीं अब मोदी सरकार दूसरे राज्यों के साथ उनको भी साथ लेकर चल रही है। देश की तरक्की के लिए मोदी सरकार की सोच सिर्फ एक है, और वो है टीम इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज का नया भारत नई सोच, नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था भी है और निरंतर अपनी इकोलॉजी को भी मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने साल 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है। अब देश का फोकस ग्रीन ग्रोथ पर है, ग्रीन जॉब्स पर है। पीएम ने इसके लिए राज्यों की भागीदारी को अहम बताया। प्रधानमंत्री ने सभी पर्यावरण मंत्रियों से आग्रह किया कि राज्यों में सर्कुलर इकोनॉमी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त के अभियान को गति मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकता नगर इस बात का उदाहरण है कि कैसे अर्बन नक्सलियों ने सालों तक विकास के कार्यों को रोक रखा। केंद्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने पूर्णिया की रंगभूमि मैदान में जनभावना रैली को संबोधित किया और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि 2024 के चुनाव में महागठबंधन का सूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने नीतीश कुमार पर लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी और कांग्रेस के साथ गठबंधन कर बिहार के लोगों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृहमंत्री ने बिहार के सीमावर्ती लोगों से कहा कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, यहां पर मोदी सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वार्थ और सत्ता की राजनीति की जगह सेवा और विकास की पक्षधर राजनीति करती है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार ने जिस कांग्रेस विरोध की राजनीति को जन्म लिया था, उसी के पीठ में छुरा घोंपकर आरजेडी और कांग्रेस की गोद में बैठ गए। उन्होंने कहा कि 2024 में लोगों को तय करना है कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। केंद्रीय गृहमंत्री ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बयान पर तीखा प्रहार किया और कहा कि झगड़ा लगाने के लिए वही काफी हैं और पूरा जीवन उन्होंने यही काम किया है। केंद्रीय गृहमंत्री ने अपने दौरे के दौरान किशनगंज में भाजपा के सांसदों, विधायकों और पूर्व मंत्रियों के साथ बैठक कर आगामी रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार यात्रा के दौरान भाजपा नई परिस्थितियों में खुद को स्थापित करने के लिए विचार विमर्श करेगी। इसके साथ ही सीमांचल में पार्टी संगठन को मजबूत किए जाने को लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेगी। सरकार ने नई दूरसंचार नीति का ड्राफ्ट तैयार किया है और आम जनता से इस पर उनकी राय मांगी है। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक संवाददाता सम्मेलन में इस बिल के विभिन्न आयामों पर चर्चा की। सरकार को उम्मीद है कि देश में इस नए कानून को संसद की मंजूरी मिलने में 6 से 10 महीने का समय लग सकता है। नई नीति में ग्राहकों के संरक्षण और सेक्टर के लाइट टच रेगुलेशन पर फोकस किया गया है। लाइट टच रेगुलेशन से सरकार का मतलब है सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों को कारोबार करने में कम से कम परेशानी हो, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी करता है तो उसे बख्शा न जाए। दूरसंचार मंत्री ने कहा कि उम्मीद की जा रही है कि इस नई नीति से देश में होने वाले साइबर फ्रॉड की संख्या में काफी कमी आएगी। नए दूरसंचार नीति में इतनी आसान भाषा का इस्तेमाल किया गया है कि उसे कोई भी बिना किसी परेशानी के समझ सकता है। सरकार इस नई दूरसंचार नीति के बाद डेटा संरक्षण और डिजिटल इंडिया अधिनियम पर काम कर रही है। नई नीति में
ग्राहकों की सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर फोकस किया गया है। स्पेक्ट्रम को सिर्फ नीलामी की प्रक्रिया के जरिए ही जारी किया जाएगा और इसे कानूनी जामा मिलेगा। केवल राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी सेवाओं के लिए TRI के माध्यम से ये किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड में R&D की व्यवस्था की जा रही है। दूरसंचार कंपनियों के विलय के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत नहीं होगी। विवादों के समाधान के लिए दूरसंचार इंफ्रा को जमीन से अलग किया गया है। टेलीकॉम डेवलपमेंट फंड से दूरदराज इलाकों में सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। USOF का उपयोग अब R&D और स्टार्टअप के विकास के लिए होगा। देश में मानसून जाते जाते दिल्ली NCR में जमकर लोगों को भिगो रहा है। सामान्य तौर पर सितंबर में 108.5 मिलीमीटर बारिश होती है, लेकिन अभी तक 58.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई है। हरियाणा के गुरुग्राम में सुबह से बारिश का रुकने का नाम नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से कई जगहों पर जलभराव हो गया। बारिश की वजह से लोगों को घर से निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। राजधानी दिल्ली में जम के बारिश हुई और जिसकी वजह से लोग जाम से उनको दो चार होना पड़ा। दिल्ली में लगातार बारिश के बाद सुबह ऑफिस आवर में कई मार्गों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बनी रही। राजस्थान में विदाई से पहले मानसून प्रदेश को तरबतर करने में लगा हुआ है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई हिस्सों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी जयपुर में सुबह से ही रिमझिम फुहारें मौसम का मिजाज बदलने के लिए काफ़ी थी। इससे प्रदेशवासियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से लोग बेहाल हैं। सड़कों पर जल जमाव से यातायात में मुश्किल है। सड़कों और गलियों में जल जमाव से आवाजाही में काफ़ी मुश्किल हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मौसम विभाग ने आज भी भारी बारिश का अंदेशा जताया था। इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा समेत प्रदेश के कई जिलों में स्कूलों को आज बंद कर दिया गया था। अलीगढ़, कानपुर, सीतापुर, बहराइच, उन्नाव और राजधानी लखनऊ में भी जिलाधिकारियों ने स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। बिहार में भी बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग के अनुसार आज बिहार के 11 जिलों में बारिश के आसार हैं। पटना, कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, गया, नालंदा, शेखपुरा, जमुई, बांका में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि इस मानसून के मौसम में जिन क्षेत्रों में कम बारिश हुई उन क्षेत्रों के लिए अच्छी खबर है। हमने उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 23 से 25 सितंबर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनिंदा भाषणों के संग्रह का विमोचन किया। किताब का नाम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीक्स। किताब का विमोचन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से आयोजित एक समारोह में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की उपस्थिति में किया गया। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि इस पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चुनिंदा भाषणों के साथ साथ उनके विजन और विचार भी शामिल किए गए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह पुस्तक मोदी 2.0 का एक संग्रह है, जिसमें 86 अध्याय हैं और 10 भाग हैं। इनमें हर तबके के बारे में संग्रहित भाषणों का संकलन किया गया है। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुई यह किताब प्रकाशन विभाग के बिक्री केंद्रों के साथ साथ वेबसाइट पर भी उपलब्ध होगी। PFI पर NIA और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कल राष्ट्रव्यापी छापेमारी और इनसे जुड़े लोगों की गिरफ्तारी के विरोध में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया द्वारा बुलाई गई हड़ताल से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ। हड़ताल के समर्थकों ने कई स्थानों पर पथराव किया, जिससे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। केरल में 30 से ज़्यादा बसें क्षतिग्रस्त हो गई। हड़ताल के मद्देनज़र केरल और तमिलनाडु के बीच अंतर्राज्यीय बस सेवाएं भी निलंबित कर दी गई थी। PFI की हरकत इस हरकत से आम जनता के बीच भारी रोष है। गौरतलब है कि कई राज्यों की पुलिस ने संयुक्त रूप से देश के विभिन्न भागों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी की। देश के 15 राज्यों में 93 स्थानों पर छापेमारी की गई। तलाशी अभियान में आपत्तिजनक दस्तावेज, नकदी, हथियार और बड़ी संख्या में डिजिटल उपकरण जब्त किए गए। केरल उच्च न्यायालय ने PFI नेताओं के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिया। अंतरिम आदेश में न्यायमूर्ति AK जयशंकरन नाम्बियार की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार को सार्वजनिक सेवाओं के लिए पर्याप्त पुलिस सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए। अदालत के आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शनकारियों का कृत्य पूरी तरह अस्वीकार्य है। अदालत ने कहा कि प्रदर्शन करने के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं किया गया, लेकिन इतना कहा गया है कि राजनीतिक दल और संगठन राज्यों के लोगों को परेशानी में डालकर अचानक हड़ताल नहीं कर सकते।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि पीएफआई के इंदौर और उज्जैन के ठिकानों पर हुई कार्रवाई पर एनआईए और एटीएस के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत प्रदेश के इंदौर और उज्जैन से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं भोपाल की एनआईए की विशेष कोर्ट ने चारों आरोपियों को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में बसे भारत के नागरिकों और विद्यार्थियों और शिक्षा तथा यात्रा के लिए कनाडा जाने वाले भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। मंत्रालय ने कनाडा में बढ़ते घृणा अपराध, सांप्रदायिक हिंसा और भारत विरोधी गतिविधियों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए ये परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय और कनाडा में भारतीय उच्चायोग तथा महावाणिज्यिक दूतावास ने कनाडा के अधिकारियों से इन घटनाओं के बारे में बातचीत की है। उन्होंने इन अपराधों की जांच करने और इस बारे में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई है। परामर्श में यह भी कहा गया है कि भारतीय नागरिकों तथा विद्यार्थियों को टोरंटो और वैंकूवर में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास और ओटावा में भारत के उच्चायोग में पंजीकरण कराना होगा। बारामती लोकसभा क्षेत्र के 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पुरंदर तालुका स्थित खंडोबा मंदिर गई और उन्होंने जेजूरी धार्मिक क्षेत्र के दर्शन किए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुरंदर तालुका में पंचायत प्रतिनिधियों से स्थानीय मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने बारामती तालुका के मोरगांव स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दौरा किया और आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। डॉक्टर एम श्रीनिवास को एम्स दिल्ली का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। उन्होंने डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की जगह ली है। श्रीनिवास अब तक एसिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल हैदराबाद के डीन थे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है। यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें। मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं, क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। डीडी न्यूज, केवल खबर, पूरी खबर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। भारत ने बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में तेजी से कदम उठाए और इसी के चलते देश में बाल मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर कहा, भारत बाल मृत्यु दर के एसडीजी 2030 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार है। भारतीय सेना और रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान ने संयुक्त रूप से उत्तरी सिक्किम में हिमस्खलन निगरानी रडार स्थापित किया है। रडार का उद्घाटन कुछ दिनों पहले उत्तरी सिक्किम में 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना की एक फॉरवर्ड पोस्ट पर किया गया। भारत में अपनी तरह का ये पहला रडार है और इसके ट्रिगर 3 सेकंड के भीतर भी हिमस्खलन का पता लगाने की क्षमता रखते हैं और सैनिकों के जीवन को बचाने और अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संपत्ति के नुकसान को कम करने में मददगार होंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु दौरे के दूसरे दिन उन्होंने आज सुबह पिल्लायार्थपति विनायक मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। भाजपा अध्यक्ष ने शिवगंगा में पार्टी के मंडल अध्यक्ष के आवास पर भोजन किया। जेपी नड्डा ने शिवगंगा में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और एससी और ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। मीडिया को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि यहां भाजपा का काफी जनसमर्थन है और हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की विकास गाथा का हिस्सा बनना चाहता है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पश्चिम बंगाल के 24 परगना में स्थित दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि हम बंगाल में विकास चाहते हैं और यहां प्रदेश सरकार विकास कार्य नहीं करा पा रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि टीएमसी के मंत्री के घर में करोड़ों रुपए मिले, यह सही बात है। आपके घर के लोग बिना परीक्षा दिए शिक्षक की नौकरी करते हैं और बंगाल के लोग मेरिट के आधार पर भी नहीं आते हैं, तो क्या जांच एजेंसियों को इसकी जांच नहीं करनी चाहिए? पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोलकाता में स्थित नेताजी भवन का दौरा किया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर सुनवाई को ट्रांसफर करने की ईडी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। आज स्पेशल जज विकास डुल की कोर्ट में सुनवाई होगी। बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में दोषी पाया गया है। अंसारी को 5 साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया। हिमाचल प्रदेश में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के नेतृत्व में चुनाव आयोग के 8 सदस्यीय दल ने प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। ये दल 3 दिवसीय शिमला दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और उनसे जानकारी दी कि कैसे स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव हो। इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव, डीजी और स्वास्थ्य सचिव के साथ बातचीत हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिले के बल्ह विधानसभा क्षेत्र में 16.32 करोड़ रुपए के मॉडर्न मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का लोकार्पण किया। उन्होंने इस अवसर पर सीएससी गगल और पीएससी राजगढ़ का भी उद्घाटन किया। उत्तराखंड के हेलगू घाट के पास भूस्खलन के कारण उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग बाधित हो गया। भटवाड़ी से आगे हेलू घाट के पास लगातार हो रहे भूस्खलन के कारण गंगोत्री हाईवे पिछले कई घंटों से यातायात के लिए ठप रहा। हरियाणा के गुरुग्राम में कुख्यात गैंगस्टर सूबे गुर्जर के गैर कानूनी घर को नगर निगम ने तोड़ दिया है। जिलाधिकारी संजय कुमार ने कहा कि संपत्ति अनधिकृत है और इन्होंने कृषि क्षेत्र में घर बना रखा था, इसलिए इसे तोड़ा जा रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के महाराजा के खजाने से लोन दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में 2 आरोपी फरार हैं। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने 28 सितंबर तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेजा है। केरल के कन्नूर मटनूर में आरएसएस कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका गया। इस मौके पर पुलिस मौजूद रही और फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 1020 अंक लुढ़ककर 58,098 पर बंद हुआ। निवेशकों के 4,90,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। निफ्टी में भी गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 302 अंक की गिरावट के साथ 17,327 पर बंद हुआ। घरेलू बाजार में भारी गिरावट के चलते विनिमय बाजार में रुपया 30 पैसे की गिरावट के साथ 81 रुपये 9 पैसे प्रति डॉलर के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। सर्राफा बाजार में आज सोने का भाव 139 रुपये की गिरावट के साथ 50,326 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। चांदी भी 363 रुपये की गिरावट के साथ 58,366 रुपये प्रति किलोग्राम रही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $90 प्रति बैरल पर आ गई हैं, लेकिन घरेलू स्तर पर पेट्रोल एवं डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2022 के समापन के अवसर पर कहा कि देश के प्रत्येक गांव में 4G और 5G नेटवर्क को पहुंचाने के लिए $30 अरब का निवेश किया जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी लिमिटेड ने अमेरिका की सोलर कंपनी कैल्क्स कॉरपोरेशन में 12 मिलियन का निवेश किया है। इस डील के तहत कैल्क्स में रिलायंस 20% हिस्सेदारी हासिल करेगी। आरबीआई ने महिंद्रा फाइनेंस के थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स का इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया है। कर्ज की वसूली के लिए महिंद्रा फाइनेंस थर्ड पार्टी एजेंट का इस्तेमाल करती है। पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया के 9वें वार्षिक सम्मेलन में भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने कहा कि बैटरी स्टोरेज में बड़ा अवसर होने के साथ भारत दोपहिया और तिपहिया वाहनों के निर्यात का केंद्र हो सकता है। दुनिया की दिग्गज FMCG कंपनी नेस्ले ने भारत में निवेश योजनाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि 2025 तक 5,000 करोड़ रुपए का निवेश का फैसला लिया गया है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इंडो पैसिफिक क्वाड बैठक में शिरकत की। उन्होंने UNGA से इतर नियमित रूप से मिलने को अच्छा विचार बताया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत स्टेम फेलोशिप के रूप में एक और पहल कर रहा है। इसके साथ हम आर्थिक ढांचे पर काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे पास समुद्री डोमेन जागरूकता पर क्वाड से परे अन्य भागीदार भी हैं। विदेश मंत्री ने क्वाड के निर्धारित रचनात्मक एजेंडे के अनुरूप बढ़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि हम सार्वजनिक वस्तुओं के वितरण पर एक साथ काम कर रहे हैं। HADR साझेदार पर हस्ताक्षर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने टोक्यो में अंतिम इसे रूप दिया था और ये वर्तमान समय के अनुरूप है। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में रूस ने आज से जनमत संग्रह शुरू हुआ। यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में जनमत संग्रह शुरू हुआ। डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और आंशिक रूप से रूस के कब्जे में मौजूद जापोरिजिया क्षेत्र में वोट डाले गए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के यूक्रेन में लड़ने के लिए रूस के सैनिकों की आंशिक लामबंदी की घोषणा किए जाने के बाद से घबराए नागरिकों के देश छोड़कर जाने की होड़ सी लग गई है। देश छोड़ रहे लोगों को डर है कि इन्हें सैनिकों में भर्ती करने के लिए न बुला लिया जाए। यूक्रेन युद्ध के बाद गंभीर ऊर्जा संकट का सामना कर रहे ब्रिटेन ने औपचारिक रूप से शेल गैस
की फ्रैंकिंग से प्रतिबंध हटा दिया है और नए तेल और गैस लाइसेंसिंग को समर्थन देने की पुष्टि की है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में वजीर अकबर खान मस्जिद में प्रार्थना कर लोगों को निशाना बनाकर विस्फोट किया गया। विस्फोट में कम से कम 4 लोग मारे गए और 10 लोग घायल हुए। लेबनान से प्रवासियों को ले जा रही एक नाव में सीरियाई जल क्षेत्र में डूबने से कम 34 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य लोग लापता हो गए। अर्जेंटीना के दक्षिणी प्रांत न्यूक्वेन में हुइनुल कुल शहर में न्यू अमेरिकन ऑयल रिफाइनरी में आग लगने से विस्फोट में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई। ये घटना उस समय हुई जब रिफाइनरी में कच्चे तेल के मुख्य टैंकों में से एक में विस्फोट हो गया। ईरान में 22 साल की एक महिला की हत्या को लेकर शुरू हुआ रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। न्यूयॉर्क स्थित एक एनजीओ का दावा है कि ईरान के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों में अब तक कम से कम 36 लोगों की मौत हो चुकी है। दिलीप तिर्की भारतीय हॉकी फेडरेशन के नए अध्यक्ष बने। उन्हें निर्विरोध हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया। भारतीय महिला क्रिकेटर झूलन गोस्वामी इंग्लैंड के खिलाफ चल रही 3 मैचों की मौजूदा वनडे सीरीज का आखिरी मुकाबला शनिवार को लॉर्ड्स में खेलेंगी, जो कि उनके करियर का आखिरी मैच होगा। बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक 18 अक्टूबर को मुंबई में होगी। उसी दिन 5 पदाधिकारी पदों के लिए चुनाव भी होंगे। बीसीसीआई के 91वीं एजीएम होगी। उसी दिन 5 पदाधिकारियों के लिए चुनाव होंगे। उसी दिन यह तय किया जाएगा कि आईसीसी में बीसीसीआई का प्रतिनिधि कौन होगा। पाकिस्तान ने कराची में खेले गए दूसरे टी20 में इंग्लैंड को 10 विकेट से हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी हासिल की है। पाकिस्तान के लिए कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने तूफानी पारी खेली। बाबर आजम ने नाबाद 110 और रिजवान ने नाबाद 88 रन का योगदान दिया। भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने भुवनेश्वर कुमार का बचाव किया है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही गेंदबाज अपनी लय में वापस होंगे। अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए स्कॉटलैंड ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। अनुभवी बल्लेबाज रिची बेरिंगटन को आईसीसी टी20 विश्व कप के लिए कप्तान बनाया गया है। नेशंस लीग में नीदरलैंड ने अपने जीत के सिलसिले को बरकरार रखते हुए पोलैंड को 2-0 से हरा दिया है। विश्व चैंपियन फ्रांस ने ऑस्ट्रिया को 2-0 से हराकर ग्रुप ए के रेलीगेट होने से खुद को बचा लिया। फ्रांस के लिए एम्बापे और ओलिवर जीरू ने गोल दागे। एक अन्य मुकाबले में बेल्जियम ने वेल्स पर 2-1 की रोमांचक जीत हासिल की। इस जीत के साथ बेल्जियम ने ग्रुप ए के से रेलीगेट होने से खुद को बाहर कर लिया। अभिनेत्री माधुरी दीक्षित की आने वाली फिल्म मजामा, इसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। फिल्म में माधुरी लीड रोल में नजर आएंगी। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।